कार्यक्रम किसान वाणी सुननी सभी श्रोताओं के गीता कांडपालक नमस्कार। यह कार्यक्रमाक प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, कार्यक्रम एक शुरुआत करनू दो चार बातचीतक दगड़। श्रोताओं, आजकल चौमासक महीन चल रहा और यो मौसम में अगर हम साग पाते की बात करनू तो हमार किसान भाई बहनियों अपन खेतों में लगिल वाल साग पात ज़्यादा मात्रा में लगे रखो, जैसे कद्दू, ककड़, लौक, तोरियां, करियाल, चिचन और ये के अलावा उनिल सग्गी खुशियाण, बैगन, टमाटर, बीन यो सब साग पात ले अपन खेतों में लगा रखनोल और यो सब भल मात्रा में आजकल है जा। लेकिन हम देखनू कि कब्बे कब्बे देव बहुत ज़्यादा मात्रा में है जा, जै कारण यो साग पातक बोट और लगिल सड़ जानी और इनर पात पिंगाव पड़ जानी और ज़्यादा देव होना कारण कई प्रकारक बीमारी ले बोटन में है जाए। अगर हमार किसान भाई बहनी बोटनक लगिलों के खराब होने हैं बचून चानी तो उनन का टाइम टाइम में इनन के बोट ने आसपास साफ सफाई करन चाहिए और जो खरपतवार हूँ उनन का साफ करन चाहिए और बोटों में लगिलों में जो ले पात पिंगाव है जानी वो पातों के तोड़ बेड़ खेर देना चाहिए। और ये के अलावा अगर बोटनक जड़ों के आसपास पानी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे है जा तो वो पानी निकास ले भल कर करन चाहिए और टाइम टाइम में बोटन में खाद डालन चाहिए और निराई गुड़ाई सफाई करते रहना चाहिए। अगर बोटन में कोई प्रकारक कीड़ बोटों के नुकसान पहुँचने लग रही तो कीटनाशक दवाई प्रयोग ले करन चाहिए, तबे कीड़ों हैबेर साग पात सुरक्षित रह सको। तो साग पाते देखभाल भल प्रकार करबेर हमार किसान भाई बहनी भल मुनाफा कमा सकनी। तो श्रोताओं, आपक दगड़ बातचीत अगिल के लिए करते रहूं एल आपू का सुनू यो संदेश। से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान
प्रगतिशील और समर्थ किसान। श्रोताओं, ये संदेशों के बाद हम आपको के सुनने लग रहे हैं डॉक्टर R.K. मीणा दगर प्रमोद कुमार पांडे भेंटवार्ता खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर। मित्रों, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत डॉक्टर R.P. मीणा जी। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में। धन्यवाद प्रमोद जी। डॉक्टर साहब, ये खरपतवार है क्या? खरपतवार वो सभी अवांछित पौधे हैं जो किसान अपने खेत में फसल के साथ नहीं लगाता है पर वो अपने आप उग जाते हैं। जैसे कि आपने अपने मड़वे का बीज डाला और साथ में तिपतिया, एजिरेटम, मोथा जैसे घास हैं वो अपने आप हो जाते हैं। तो ये सभी खरपतवार कहलाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि जो ये अवांछित पौधे हैं ये अपने आप उग जाते हैं, हम भी देखते हैं कि ये अपने आप उग जाते हैं, तो ये क्या हमारी फसल को, मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? जी, ये नुकसान इस तरह से पहुंचाते हैं जैसे मैंने कहा अवांछित, यानी कि किसान बो नहीं रहा फिर भी अपने आप आ जा रहे हैं। प्रकृति ने इनको विशेष ताकत दी, इनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, बहुत ज्यादा बीज बनाते हैं और प्रतिस्पर्धा वाला जो इनका जो प्रकृति है बहुत ज्यादा है। तो ये क्या था, जब अपनी जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसको, साथ में जो नमी है और जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसके लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करके फसल को ही बहुत इवन उसकी जो पैदावार के साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी ये प्रभावित करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः खरपतवार को हम 3 भागों में बांटे हैं, उनके जीवन काल के आधार पर और उनकी प्रकृति के आधार पर भी हमने बांटा है। सबसे पहले हम जीवन काल के आधार पर बात करें, जो 1 वर्षीय खरपतवार जो कि एक फसल की सीजन से खरीफ में हो रहे हैं, खरीफ में वो बीज बना के और मर जाएंगे। और कुछ खरपतवार जो 2 वर्ष में अपना जीवन काल पूर्ण कर देते, जैसे कि जंगली गाजर 1 वर्ष में वनस्पति वृद्धि करेंगे और दूसरे में वो बीज बनाते हैं जी। और कुछ होते हैं बहुवर्षीय, मतलब वो जमीन में रहेंगे और हर बार वो पैदा होते रहते हैं हर फसल में। जैसे मोथा है, मोथा हमेशा रहेगा। ऐसे तिपतिया रबी में जब पाला गिरता है तब खत्म होता है, वरना वो रबी में भी आता है। अच्छा, एक होती है गाजर घास जी, क्या ये कितनी नुकसानदायक है? बिल्कुल, अभी हम गाजर घास सप्ताह मना रहे हैं, ICR में 20वां सप्ताह मना रहे हैं और गाजर घास एक तरह से पूरे विश्व में ये फैला हुआ है और भारत में इसकी बहुत बड़ी, मतलब हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह आपको गाजर घास देखने को मिलेगा। ये खरपतवार कहने को तो 1 वर्षीय है, पर अगर आपने इसको काट दिया, जड़ से नहीं निकाला, तो ये बहुवर्षीय बन जाता है। अच्छा। और एक पौधा 30,000 से ज्यादा बीज बनाता है, बहुत गहरी इसकी जड़ें जाती हैं। अगर आप सीधा इसको टच करते हो तो आपको खुजली और साथ में इसकी जो परागण है और फूल है, इससे आपको अस्थमा जैसी बीमारी होने की संभावना होती है। अच्छा। तो यानी कि फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, ये हमारे इंसानों को, साथ में प्रकृति में जो अन्य जीव हैं, पशु है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत ही भयानक खरपतवार है जी। और डॉक्टर साहब, ये जो खरपतवार हैं जी, जब हम बात करते हैं कि जैविक खेती की, कि आज हम जैविक खेती की ओर काफी जोर दे रहे हैं, अग्रसर भी हो रहे हैं, तो ये क्या जैविक खेती के लिए भी ये खरपतवार उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल, जैविक खेती में इनका नुकसान और ज्यादा है क्योंकि हम रसायन उपयोग में नहीं ले सकते हैं। पहाड़ों में क्या होता है, आमतौर पर किसान जो खाद बनाता है, गोबर की खाद बनाता है, वो सीधा अपने जो खेत में तो सीधा डाल देता है या फिर गड्ढा बना के खरपतवार वो जो खाद है तैयार नहीं करता। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो खाद सही से नहीं सड़ती, उसमें जो खरपतवार के बीज है वैसे वैसे रह जाते हैं। उससे क्या होगा कि खेत में आप जैसे ही खाद डालोगे तो पिछली बार की तुलना में 2-3 गुना ज्यादा खरपतवार की उनकी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में वो बीज है, कहते हैं कि 1 साल अगर आपने सही से बीज बन गया खरपतवार को, तो 7 साल तक आप लगातार खरपतवार निकलते जाओगे, तब तक उनका जो सीड बैंक है, जो जमीन के अंदर जो बीज है, वो खत्म नहीं होगा। अच्छा। तो इस तरह से आपको जैविक खेती में आप जो गोबर की खाद डालते हो वो सही से सड़ी गली होनी चाहिए, क्योंकि जैविक खेती में खरपतवार का प्रकोप ज्यादा होने के तो जैविक खेती में इस नियंत्रित कैसे किया जाए इसको? जी, जैविक खेती में जैसे हमने बात की कि हम रसायन का उपयोग नहीं करेंगे, तो सबसे पहली तो चीज़ यही है कि आप जब भी डालो गोबर तो आपको सड़ा गला गोबर होना चाहिए। इसके लिए आप कंपोस्ट का गड्ढा बनाएं और गड्ढे में आप जब देखोगे, जब कंपोस्ट सड़ेगी तो उसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, यानी कि जब आपका पैर जाएगा तो गर्म लगेगा आपको। ऐसी अवस्था में जो खरपतवार के सारे बीज हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं जी। साथ में आप 2 निराई गुड़ाई, ज़्यादातर फसलों की क्रांति की जो अवस्था है वो लगभग 15 से 45 दिन तक आपको फसल को किसी भी अवस्था में खरपतवार रहित रखना है। ऐसी अवस्था में आप 2 निराई गुड़ाई करके, जैसे खरीफ फसलों में हम सोयाबीन की बात करें, हम धान की बात करें, हम मड़ुए की बात करें, तो एक तो 20 से 25 दिन और एक 40 से 45 दिन के बाद आप 2 निराई गुड़ाई करके खरपतवार रहित आप कर सकते हैं। साथ में जब आपकी फसल पकने की अवस्था में आती है तो जो नए खरपतवार आते हैं उनमें जो बीज बनने से पहले फूल आने की अवस्था में खरपतवार आपको निकाल के फेंकने हैं जी। जैसे कि आपने कहा गाजर घास, तो गाजर घास का निकालने का सही समय है जब उसकी फूल बने, उससे पहले आप उसको जड़ से निकाल के काटो मत उसको।
अगर उसके फूल बन गए हैं तो खरपतवारों में ऐसी ताकत है कि जो उसके तने में, उसकी जड़ में जो नमी बची हुई है वो निकालने के बाद भी उससे भी फूल आके और दाना बन जाएगा, बीज बन जाएगा। उनमें ये प्रकृति ने ये ताकत दी है, इसलिए आप फूल आने की अवस्था से पहले ही निकालें। निराई गुड़ाई है जी, उसके द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि हमने भी बात की निराई गुड़ाई के बारे में। तो इसको नियंत्रित कैसे करें कि, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसको समूल नष्ट कैसे करें? बिल्कुल, देखो सामान्य हमने कहा कि निराई गुड़ाई करके आप उनकी संख्या को कुछ हद तक कम कर सकते हो, पर जब खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा और आपके पास लेबर नहीं, तो ऐसी अवस्था में आपको जो शाकनाशी है, जो रसायन है, उनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे कि पहाड़ों में मुख्य रूप से जैसे सोयाबीन हो गया, धान हो गया, मड़ुआ हो गया, मक्का हो गया, ऐसी फसलें खरीफ में मुख्य रूप से करते हैं। अगर हम जैसे सोयाबीन की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप खरपतवारनाशी प्रयोग में नहीं लेते हैं तो आप 2 निराई गुड़ाई कर सकते हो, जिसके बारे में पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। हम देखते हैं कि रसायनों की जब हम बात करते हैं तो ये रसायन जो है जहाँ हमारी खरपतवार को नष्ट तो कर रही हैं, साथ में क्या ये हमारी जो मुख्य फसल है, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो धान हो या मडुआ मादिरा हो, क्या उनको भी नुकसान पहुंचाती है? जितनी भी खरपतवारनाशी जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ खरपतवारनाशी, वो उसी फसल के लिए रिकमेंडेड है। मतलब पहले से उनके ऊपर रिसर्च हो चुका है और उनको बताया गया है कि इस फसल में ही डालें। आप किसी खरपतवारनाशी का नाम जानते हो तो आप बिना किसी एक्सपर्ट की राय लिए किसी भी फसल में ना डालें, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं कि बुखार के लिए बुखार की दवा लेनी पड़ेगी, खांसी की दवा नहीं लेनी होगी। उसी तरह जिस फसल की आप बात करें तो उस फसल में जो मैं खरपतवारनाशी बोल रहा हूँ या फिर आप किसी विशेषज्ञ से पूछ रहे हो वही खरपतवारनाशी डालें। एक और बात, उसकी मात्रा का आप ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा मात्रा लेंगे तो आपकी फसल को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, फसल पीली पड़ सकती है। तब ये तो आई रसायन की बात जी। अब जैविक जो हमारा खरपतवारनाशी है उनकी बात बताएं आप। जैसे कि जैविक खरपतवारनाशी किसी भी मतलब रसायन जैविक खेती में खरपतवारनाशी का प्रयोग में हम नहीं करते हैं, तो ऐसी अवस्था में तो यही है कि आप उसका सही से निराई गुड़ाई टाइम पर कीजिए। साथ में बीज बनने मत दीजिए। जैसे कि खरपतवार आपके खेत में हो, उसको बीज बनने से पहले ही आप निकाल दीजिए और जो गोबर की खाद है उसको सड़ी गली गोबरी खाद अच्छे से खेत में हाँ, जो शाकनाशी है के प्रयोग के समय क्या सावधानी हमें इन्हें रखनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि आपने बीच में सवाल पूछा था कि क्या शाकनाशी, क्या हर्बिसाइड हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी, कोई भी, चाहे हमारे कोई शरीर में हम कोई डॉक्टर ने हमें दवा दी है, अगर हम उसकी दवा डॉक्टर की राय से हम नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरह शाकनाशी या खरपतवारनाशी का प्रयोग में लेते हैं, अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, जैसे कि सबसे पहली सावधानी ये है कि उसकी डोज, कितनी मात्रा आप डाल रहे हो। आमतौर पर किसान क्या करता है कि उसका प्रभाव देखने के लिए मात्रा डबल कर देता है, तो ऐसी अवस्था में फसल को नुकसान हो सकता है। दूसरा, आप शाकनाशी जो प्रयोग में ले रहे हैं ऐसा नहीं कि डेट निकल चुकी है, पुराना है, आप किसी अच्छी दुकान से अच्छी जो ब्रांड का है वो आप लेवें, जिसके ऊपर लेबल अच्छे से लगा हो। ध्यान रहे पानी की मात्रा कितनी लेनी है, आपको 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लेना है। अगर ज़्यादा पानी की मात्रा लेते हैं तब भी आपका उसका जो प्रभाव है कम देखने को हो सकता है, और या कम करोगे तो भी। साथ में जब आप स्प्रे करते हो तो आपके नाक के ऊपर आप अपना जो मास्क लगा के रखें, हाथ में आप ग्लव्स का प्रयोग लें और हमेशा फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें। आप एक बार खरपतवारनाशी का प्रयोग कर दे तो दोबारा उसके ऊपर ना करें, उससे क्या है कि फसल के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जी। थोड़ा सा अब चलते चलते आप हमारे जो किसान भाई हैं उनसे खरपतवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप खरपतवार प्रबंधन करके कम से कम 25 से 30% आप उपज फसलों में बढ़ा सकते हैं सिर्फ खरपतवार प्रबंधन से। तो मैं इसीलिए सभी किसान भाई और बहनों से आग्रह करूंगा कि आप फसलों में जो वैज्ञानिक ढंग से खरपतवार प्रबंधन कीजिए और अपनी फसलों का जो उपज है वो बढ़ाइए। थोड़ा सा आपने खरपतवार के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। हम आशा करते हैं कि ये बताई गई बातों से हमारे जो किसान भाई हैं वो अवश्य लाभान्वित होंगे। थोड़ा सा आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अल्लापुल सुनी भेंट वार्ता खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर। वार्ताकार डॉक्टर R.K. मीणा, भेंटकर्ता छी प्रमोद कुमार पांडे। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान
1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800,000 सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। भारत में जल संकट के कारण 60% से अधिक लड़कियां हर महीने औसत 2 दिन स्कूल नहीं जा पाती, जबकि राजस्थान में अनुपस्थिति 5 दिन तक होती है, जो अक्सर लड़कों की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक होती है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। और श्रोताओं, अब आपू के सुनूनु क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता फूलों की खेती से रोजगार की संभावनाएं विषय पर ग्राम धामस, पोस्ट धामस, विकास खंड हवलबागक युवा काश्तकार रंजीत सिंह बिष्ट दगे करी गई क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की जलवायु फूलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। फूलों की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं भी कोई समारोह, शादी विवाह हो या धार्मिक कार्य, फूलों की सजावट के बिना अधूरा है। फूलों की खेती करने से किसानों को रोजगार का नया विकल्प भी मिलता है। श्रोताओं, फूलों की खेती से रोजगार की संभावनाएं विषय पर आज हम बात कर रहे हैं ग्राम धामस, पोस्ट धामस, विकास खंड हवलबाग, जिला अल्मोड़ा के युवा काश्तकार रंजीत सिंह बिष्ट से। रंजीत जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि उत्तराखंड की जलवायु के हिसाब से खासकर पहाड़ी इलाकों में कौन-कौन से फूलों की खेती की जा सकती है? हमारे पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से हमारे यहाँ मैरीगोल्ड जो है गेंदे की खेती बहुत अच्छी है, और साथ में हम उसमें ग्लोडियस का भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर अगर पॉली हाउस अगर किसी के पास है तो उसके हम लिलियम की खेती भी कर सकते हैं। जी जी। आप कितने समय से फूलों की खेती कर रहे हैं? मैडम, मैं कोविड के बाद जस्ट उसके बाद ही मैं 4-5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, फूलों की खेती और वेजिटेबल्स का काम। साथ में मैं फूलों की खेती भी करता हूँ। और फूलों की ये जो नर्सरी है, इसको आप तैयार कैसे करते हैं? जी मैम, पहले स्टार्टिंग होता है जैसे हमने बीज खरीदा, उसके बाद हम देखते हैं कि मौसम, हम इस अपने पूरे साल भर में वैसे हम 3 फसल ले सकते हैं गेंदे की, बट मैं 2 ही लेता हूँ, जो कि मैं गर्मियों के मौसम में मैं मतलब स्टार्टिंग में फरवरी मार्च के अप्रैल में मैं बुआई कर देता हूँ। एक नर्सरी तैयार की मैंने। पहले क्या किया, मिट्टी को प्लेन करके खरपतवार निकालने के बाद उसकी खुदाई की। खुदाई करने के बाद हम उसको 2-4 दिन उस मिट्टी को पकने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम उसमें कंपोस्ट खाद, जो वर्मी कंपोस्ट अपने घर में हमारी जो पारंपरिक खेती होती है गाय बछियों वाली, उसका खाद जो हमने बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, उसको हम मिश्रण कर देते हैं। उसमें हम उसको लाइन, एक विधि के अनुसार हम करते हैं, लाइन टू लाइन। उसमें हम अपना फसल जो हमारा मैरीगोल्ड का जो है बीज, उसको सीड को डाल देते हैं। अच्छा। तो हम सिंचाई करते हैं उसी दिन, और उसके बाद हम 2-4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद हम उसमें हर बार करते रहते हैं। तो जब तक वो तकरीबन 3 इंच या 3-3.5 इंच का ना हो जाए, तब तक हम उसको वहीं नर्सरी में रखते हैं। उसके बाद हम उसको शिफ्ट करते हैं अपने खेतों में। अच्छा अच्छा। किस किस मौसम में आप लगाते हैं इन फूलों को? मैडम, मैं फरवरी लास्ट में मार्च के फर्स्ट एंडिंग में हम स्टार्टिंग में इसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारा अप्रैल मई तक ये हमारा तैयार हो जाता है। जब गाड़ियों की जब ये शादी का सीजन आता है, तब तक हमारे वहाँ ये रेडी हो जाता है, गेंदा तैयार सेल के लिए। और हम गाड़ियां भी सजाते हैं, डेकोरेशन का काम भी हमारा। तो हम जैसे हमारा ऑर्डर आते हैं तो उस सीजन के हिसाब से हम इसको पहले लगा देते हैं।
दूसरी फसल हम जुलाई जुलाई अगस्त में ही इसको रोपण कर देते हैं, इसके जुलाई अगस्त में। अच्छा तब इस अक्टूबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे तैयार रहता है हमारा फसल। अच्छा, तो ये गेंदा अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग कलर के होते होंगे, जैसे गेंदे जी हम मैम। देखते हैं ना 2-3 कलर के गेंदे होते जी हैं। जी मैम, ऑरेंज कलर हो गया, एक डार्क, हम डार्क रेड, कलेजी कलर का टाइप इसको बोल सकते हैं, थोड़ा रेड हुँ, रेडनेस जिसमें हो। हाँ, हाँ। ये दो दो फसल हम करते हैं। एक छोटी वैरायटी आती है गेंदे की, जो छोटी वाली होती है, अच्छा। वो भी हम करते हैं, जो माला के पर्पज से हम यूज करते हैं। हुँ, हुँ। जो हम कर रहे हैं आजकल के हाइब्रिड बीज भी लगा रहे हैं हम। हाइब्रिड बीज का जो गेंदा होता है वो दिखने में काफी सुंदर होता है और काफी अच्छा भी लगता है। अच्छा। तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे हमारे और भी फसल होती है खेतों में, जैसे हम मटर लगा दें या हुँ। फिर हम प्याज लगा दें, उसके किनारे किनारे, पूरे खेतों के किनारे किनारे हम इसको लगा देते हैं, जिससे कि जो कीट होता है वो बाय कंट्रोल भी होता है उससे। अच्छा। वो भी हम करते हैं मैडम इसमें। अच्छा, और ये सिंचाई कितने-कितने दिनों के अंतराल में करते हैं आप फूलों की? लगाने के बाद में स्टार्टिंग में हम जैसे हमने फर्स्ट डे हमने दिया, फिर 3-4 दिन के बाद इसको देते हैं। जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती, जब फूल में बड़ आना स्टार्ट होता है, तो हम इसको 1-2 दिन के बाद हम इसमें डेली करते हैं, क्योंकि उस समय जो पेड़ होता है उसको काफी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो होता है अपना पानी की आवश्यकता होती है। तब वो उस समय हम डेली करते हैं, बट हर 15-10 दिन, 5 दिन के बाद हम गैप में हम करते रहते हैं इनको। जी, जी। और खाद का प्रयोग तो आप यही घर की खाद का ही करते होंगे? घर की खाद हो गया, बाकी वर्मी हुँ, कंपोस्ट, और हुँ। एक मैम मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे जो पंतनगर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सुनीता पांडे एंड ये केवीके मटेरियल से हमारी उमा नौलिया मैडम ने मेरे को एक जैविक हर्बल गुलाब जल का प्रयोग कैसे करते हैं घर में, कैसे बनाते हैं, वो बनाता था। जी, जी। तो वो मैं बना के उसका प्रयोग करता हूँ, और सभी किसानों को मैं एडवाइस भी करूंगा कि आप जैविक खेती की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो हर्बल गुलाब जल का आप कर सकते हैं यूज, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है मैम। अच्छा, अच्छा। तो क्या आपने कभी अपनी ये खेतों की मिट्टी की जाँच भी कराई? हाँ जी मैम, इसकी सॉइल टेस्टिंग भी मैंने कराई। अच्छा, अच्छा। कितने-कितने टाइम में कराते हैं आप खेतों हाँ की मिट्टी की जाँच? मैडम, हर एक फसल के बाद, जैसे दूसरी 2 फसल हो जाए, 6 महीने 8 महीने के बाद हम फसल करते हैं। उसके बाद हम स्टार्टिंग में हम पहले इसका वो कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, जो जो इसमें जिस चीज़ की कमी होती है उसमें हम, बाकी तो हम कुछ यूज, मतलब केमिकल यूज नहीं करते हैं, बट हम जैसे नीम की खली हो गई, अगर हुँ, मान लो हमें लग रहा है किसी चीज़ की खरपतवार की कमी हो रही है, तो हम उसमें गोबर की खाद अधिक मिला देते हैं। हुँ। एक पोटास यूज करते हैं हम, जो जैविक में आता है, पोटास भी हम कभी कभार ट्राइकोडर्मा का यूज कर लेते हैं हम खेतों में। जी, जी। इन फूलों में जो आपने फूल लगाए हैं, इनमें कौन से फूल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दिनों तक खराब नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे किसान भाई जब फूलों की खेती से रोज़गार करते हैं, तो फूलों को तोड़कर मंडी तक ले जाने में समय तो लगता है। देखो मैडम, फूलों की खेती मेरे को जहां तक लगता है कि अगर आप आज आपने हार्वेस्टिंग किया और 1 हफ्ता आप चला सकते हो उसको। हुँ, अगर फूलों में जैसे बरसात हो रखी है, हुँ, फूलों में पानी हुआ है, आपने उसमें हार्वेस्टिंग कर दी, तो क्या होता है, पानी बेसिकली अगर एकदम अच्छे से नहीं सोखा होगा, फूलों में होगा, तो वो उसके सड़ने और गलने की जो होते चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम जब उसको तोड़ाई करते हैं और हम एक, मान लो हमने किसी चीज में उसको पैक कर दिया, हमने हुँ, मंडी तक ले जाना है, तो उसमें क्या होता है, फूल आपस में दबे रहते हैं, फिर हुँ, गाड़ी में जाएगा, ट्रांसपोर्ट में उसमें दबता है। तो हुँ। जहां पर वो दब जाएगा, अगर वहां सूखा नहीं होगा, तो वहां पर खराब होने के चांसेस उसके ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, और ये गेंदे मतलब ज़्यादा टाइम तक गेंदे ही खराब नहीं होते हैं? जी मैम, सबसे बेस्ट हमारे पहाड़ों के लिए और फार्मर के लिए बहुत बढ़िया है गेंदे की खेती, हुँ। जिसका मूल्य आपको, अगर ज्यादा पैदावार होगी तो 45 से 60, कभी 120 तक, हमने तो 120 तक भी दिए हैं इनको किलो के हिसाब से। अच्छा, तो साल भर में आपको ये फूलों से अच्छी आय अर्जित हो जाती होगी? हाँ जी मैम, जैसे हम लोग करते हैं, मेरे 4 कुंटल 5 कुंटल हम एक गेंदा बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं मैडम। अच्छा। जी। कभी-कभी हम देखते हैं ना फूलों को छोटे-छोटे कीट नुकसान पहुँचाते हैं। इन कीटों से फूलों को आप कैसे बचाते हैं? देखो मैम, कीटों को फूल से बचाने का एक ही तरीका है, हम जैसे फूल जो होते हैं ना, इनका क्या होता है, जैसे अभी 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 के टाइम में लाल कीड़ा होता है, इसमें ज्यादा इसको अट्रैक्टिव होता है। तो हाँ। हम क्या करते हैं, कीड़ों से, कीड़ तो अपने आप में ही जो फूल है हुँ। उसमें जो कलर ज्यादा होता है ना, जैसे कि हमने येलो कलर है, तो ये येलो और ये जो ऑरेंज कलर होता है, इसमें ज्यादा कीट का नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा। अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि हम रेड कलर में ज्यादा यूज करें तो, और कहीं कहीं पर हम येलो कलर के जो प्लांट होते हैं वो लगाते हैं, जिसमें सारे नुकसान और पौधों को ना करके वो 2 4 5 10 पेड़ जो हमारे होते हैं उसमें अटैक करें और वहीं तक खत्म हो जाए। हम बायो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मैडम उसको। अच्छा, और सिंचाई के साधन क्या-क्या हैं आपके गाँव में?
मैडम मेरे पास ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप भी है हमारे पास और स्प्रिंकलर है। तो स्प्रिंकलर इन चीजों के लिए बेस्ट है। अब जब छोटे होते हैं तो आप उनको ड्रिप से, जैसे टपक सिंचाई बोलते हैं ना ड्रिप का, तो वो उससे कर सकते हैं, जिसमें हम पानी, अगर माना कहीं पानी की कमी है तो उसमें क्या होता है, पानी से पर्याप्त रूप में पेड़ को पानी भी मिल जाएगा और आपकी पानी की बचत भी हो जाती है। अच्छा, हमने सुना है कि आप केसर की खेती भी की, इसमें आपको कितनी सफलता मिली? मैडम मेरे यहाँ पर उत्तराखंड में ट्रायल हुआ था केसर का, जो उद्यान विभाग की तरफ से हमारे वहाँ लगाया था। जी। और उसकी जो हमने देखा 2 या 3 साल तक उसमें काफी अच्छी फसल प्रोडक्शन हुई थी मेरे वहाँ। बट किस्मत खराब होने की वजह चूहों ने खेतों में ना उसको, उसके बल्ब खा लिए मैम। अच्छा। अदरवाइज मैंने जो हमने 5 ग्राम 8 ग्राम तक मैंने सेल आउट किया था वो चेन्नई में। अच्छा। तो अच्छा खासा पैसा दे रहे थे वो लोग तो, और डिमांड भी बहुत है, लेकिन उस हिसाब से वो चूहों की वजह से थोड़ा नुकसान हो गया मैम। तो अभी आप नहीं कर रहे हैं खेती केसर? नहीं मैंने केसर की खेती नहीं करा क्योंकि बल्ब खत्म हो गए मैडम उसके। जी। जी 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 रंजीत जी, आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं तो लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ। देखो, बगैर खेती का कुछ भी नहीं है, जी। है ना। हमारा भारत देश एक किसान प्रधान देश भी है। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि अपनी आजीविका इसको बनाइए और किसी की और बढ़िए, क्योंकि हम जितना बाहर, हमारे वहाँ के बच्चे पढ़ लिख के और बाहर कमा रहे हैं, उससे अच्छा हम यहाँ कमा सकते हैं। और हमें करना खेती है। और कुछ जैसे आपने बहुत अच्छा है हमारे पास ऑप्शन, जैसे हम खेती बाड़ी हम मिलेट्स के करते हैं और अन्य चीजों करते हैं। साथ में अगर हम फूलों की खेती, तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है। हम अपने बच्चों को ये भी बता सकते हैं, बेटा इस त्योहार पे अगर इस चीज का आप काम करोगे तो इसमें आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने को तैयार है। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि आप ना मल्टीटास्किंग, मतलब अलग अलग तरह की खेती कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक तरफ से आपको नुकसान होता है तो दूसरा खेती से आपको बेनिफिट मिल जाए। और फूलों की खेती तो ऐसी है मैम, आपको आपके घर की शोभा बढ़ाएगी, खेतों की शोभा बढ़ाएगी और आपको पैसा भी दे रही हो। और इसमें जो आपकी लागत है बहुत 0% मान के चलो, मतलब बहुत कम मात्रा में, इसमें नुकसान कम है और फायदे ही फायदे हैं फूलों की खेती। जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात करके हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे कार्यक्रम में बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, यो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ताक दगड़ हमर आज एक किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न हूँ। यो कार्यक्रमक प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एल गीता कांडपाल के आज्ञा दियो। नमस्कार।